तुम्हारा फ्रैंकेनस्टाइन के थर्ड पार्ट में स्वागत है। और आज हम इस पार्ट में चैप्टर 4 से लेके चैप्टर 6 कवर करेंगे, यानी कि 3 चैप्टर। और मैं सोच रहा हूँ कि अब फ्रैंकेनस्टाइन से थोड़ा ब्रेक लिया जाए, जुंजी तो कि कोई और मांगा शुरू करते हैं और फ्रैंकेनस्टाइन की वीडियो उसके बाद डाल दी जाएगी। तो चिंता मत करना। कहानी में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। हमने देखा कि हमें फ्रैंकेनस्टाइन का पास्ट दिखाया जाता है, जिसमें वो प्रोफेसर वॉल्डमैन से मिलता है और उनसे कुछ बातें करने के बाद उसका सोचने का नज़रिया बिल्कुल ही बदल जाता है। फिर वो अपनी रिसर्च के लिए एक केमिस्ट्री के पास जाता है और उधर से बॉडी उठानी शुरू कर देता है। एक दिन वहाँ पे एक इंसान आ जाता है और उसे देख लेता है। फ्रैंकेनस्टाइन बच तो जाता है, बट अब पता चल गया था कि कोई केमिस्ट्री से बॉडीज़ को चुरा रहा है। लेकिन तब तक फ्रैंकेनस्टाइन एक्सपेरिमेंट के लिए जितनी भी बॉडीज़ ज़रूरी थी वो सब इकट्ठी कर चुका था और फिर वो आइडियल ह्यूमन बीइंग बना ही लेता है और जिसके बाद वो जिंदा भी हो जाता है। तो अब शुरू करते हैं। विक्टर ये सब देख के डर चुका था, वो बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है उसके पास हेनरी बैठा होता है। इसके बाद वो दोनों के बीच बात होती है। हमें पता चलता है कि विक्टर कल रात सीढ़ियों के पास ही बेहोश हो गया था और वो एक पूरे दिन बेहोश पड़ा रहा। जिसके बाद विक्टर उस एक्सपेरिमेंट वाले रूम के पास जाके पूछता है, हेनरी क्या तुम इस रूम में तो नहीं गए थे ना? जिस पर हेनरी पूछता है कि तुम आखिर किस तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पे जानवरों का मीट और ब्लड पड़ा हुआ है। जिसके बाद उनके बीच और बातें होती हैं और फिर हमें कल सुबह का सीन दिखाया जाता है। हेनरी विक्टर के लिए ब्रेकफास्ट लाया होता है, जिसके बाद उनके बीच बातें होती है। जिसके बाद हमें स्विट्ज़रलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एलिज़ाबेथ और विलियम खेल रहे होते हैं। विलियम एलिज़ाबेथ से पूछता है, एलिज़ाबेथ ये तुम्हारे गले में क्या है? एलिज़ाबेथ बोलती है कि ये हमारी मदर के पेंडुलम है। विलियम बोलता है मुझे चाहिए ये। एलिज़ाबेथ उसे वो दे देती है और बोलती है इसे खो मत देना बस। विलियम बोलता है अब ये मेरा हुआ और वहाँ से भाग जाता है। एलिज़ाबेथ उसके पीछे जाती है और उसे ढूंढ ही रही होती है। तभी हमें आइडियल बीइंग दिखाया जाता है। वो विलियम के पास जाता है और उसे मार देता है। जिसके बाद वापस जर्मनी का सीन दिखाया जाता है। एक पोस्टमैन आता है और बोलता है फ्रैंकेनस्टाइन आपके लिए एक लेटर है आपके पिता की तरफ से। वह हेनरी उससे पूछता है कि लेटर किसका है? तो फ्रैंकेनस्टाइन कहता है विलियम का मर्डर हो चुका है। फ्रैंकेनस्टाइन तुरंत ही स्विट्ज़रलैंड जाने के लिए रवाना हो जाता है। वहाँ पे विलियम का फ्यूनरल चल रहा था। तभी वहाँ पे पुलिस आती है और बोलती है हमने मर्डरर का पता लगा लिया है। उसके बाद विलियम के पिता पूछते हैं कि वो मर्डरर कौन है? सो पुलिस ऑफिसर बोलता है आपकी मेड जस्टिन मॉर्टिस। सब शौक हो जाते हैं और पुलिस वाला कहता है कि हमारे इन्वेस्टिगेटर्स को पता चला कि जहाँ पे विक्टर का मर्डर हुआ उसके पास जस्टिन थी और उसके पास से हमें ये पेंडुलम भी मिला, जो कि मरने से पहले विलियम के पास था। फ्रैंकेनस्टाइन कहता है कि जस्टिन ऐसा कुछ नहीं कर सकती। नहीं, एलिज़ाबेथ कहती है कि जस्टिन ऐसा कुछ नहीं कर सकती। जिसके बाद हमें फ्रैंकेनस्टाइन दिखाया जाता है, जो कि अभी आ ही रहा होता है। तभी वो रुकता है और एक जगह जाके खड़ा हो जाता है और बोलता है विलियम वो इसी जगह मरा है। डैम, मुझे पता है कि मेरे भाई को किसने मारा है। तभी वहाँ पे वो मॉन्स्टर आ जाता है, जो कि पहाड़ी से चढ़ के कहीं और चला जाता है। फिर वो अपने घर पहुँचता है और उसे पता चलता है कि जस्टिन ने ही
उसके भाई को मारा है। एलिजाबेथ कहती है, हाँ ये सच है विक्टर, मैं भी इस पे विश्वास नहीं कर सकती हूँ। उसके पापा कहते हैं कि लेकिन पुलिस वालों के पास एविडेंस हैं, वो जहाँ पे क्राइम हुआ उसके पास में थी और उसके पास से वो लॉकेट भी मिला। विक्टर कहता है, नहीं आप लोगों से गलती हुई है, मुझे उसका मर्डर पता है। उसके पिता कहते हैं, मैं आशा करता हूँ कि तुम सही हो विक्टर, बट हम उसकी इनोसेंस को कैसे प्रूव कर सकते हैं? हम सिर्फ एक एविडेंस के तौर पर ये नहीं सोच सकते कि वो मर्डरर है। ट्रायल आफ्टर टुमारो है, जिसके बाद विक्टर और एलिजाबेथ के बीच बातें होती हैं और फिर विक्टर सोचता है, मेरे भाई को जिसने मारा मैं उसके बारे में जानता हूँ, नहीं मुझसे कोई मिस्टेक नहीं हुई है, लेकिन मैं एक्सप्लेन करने से हेजिटेट कर रहा हूँ। लेकिन मेरी बात कौन मानेगा कि मेरे भाई को जिसने मारा है वो मैंने ही बनाया है। और उसके बाद ट्रायल का दिन आ जाता है और जस्टिन को गला काटकर मार देने की सज़ा सुनाई जाती है। विक्टर इससे पूरा ही टूट जाता है और सुसाइड करने के लिए माउंटेन पे चला जाता है। वो सुसाइड करने ही वाला था, तभी उसे किसी के हंसने की आवाज़ आती है। वो पीछे मुड़कर देखता है और वहाँ पे वही मॉन्स्टर खड़ा होता है। चैप्टर 6 द टेल ऑफ डीमन। वो मॉन्स्टर अपने सर से कपड़ा उतारता है और अपना फेस दिखाता है। फ्रैंकेनस्टाइन उसे मारने के लिए पत्थर उठाता है। वो मॉन्स्टर कहता है कि मेरी कहानी सुनो, जिस पर विक्टर शॉक हो जाता है, पूछता है, क्या तुम बोल सकते हो? फ्रैंकेनस्टाइन, तुमने मुझे बनाया है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ। रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना ब्रेजन है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें डिस्ट्रॉय करना है। और वो उसे पत्थर मारने ही वाला था, तभी वो उसे नीचे पटक देता है। मुझे सुनो और उसके बाद अगर तुम मुझे डिस्ट्रॉय कर सकते हो तो कर दो। ऊपर माउंटेन पर एक हट है, तुम मेरी कहानी वहाँ आकर सुनोगे। जिसके बाद हमें हट का सीन दिखाया जाता है। फ्रैंकेनस्टाइन वहाँ पे बैठा होता है और वो मॉन्स्टर उसे एक भालू का हाथ खाने के लिए देता है। वो मॉन्स्टर फ्रैंकेनस्टाइन को बोलता है, थैंक्स, तुमने ये बॉडी बनाई, इस बॉडी से मैं एक ब्राउन बेयर तक को मार सकता हूँ, बट इस अगलीनेस की वजह से मैं बहुत सफ़र कर चुका हूँ पीपल द्वारा। मैं उस रात को बहुत हार्डली रिमेंबर कर पाता हूँ। मुझे बस इतना याद है कि वो बहुत ठंडा था और मैंने अपने आप को तुम्हारे कपड़ों से ढक लिया था। ये मेरी एग्नी का स्टार्ट था। जिसके बाद वो मॉन्स्टर को एक घर दिखाई देता है। वो वहाँ पे जाता है और वहाँ पे एक कपल था और उसका एक बच्चा। वो उस मॉन्स्टर को देख के घबरा जाते हैं और गांव वालों को बुला देते हैं। गांव वाले उस मॉन्स्टर को मार के भगा देते हैं। जिसके बाद मॉन्स्टर को एक और घर मिलता है। वो एक दूसरे घर से कनेक्टेड था, जहाँ पे एक ओल्ड मैन और एक यंग लेडी और एक यंग मैन भी रहते थे। ओल्ड मैन देख नहीं सकता था और वो हमेशा वायलिन बजाता रहता था। मैंने वहीं उस साइड में रहने का डिसाइड कर लिया था, क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं आता था और मुझे उस दीवार के पार वाले लोगों में भी इंटरेस्ट था। उसके बाद मैंने लैंग्वेज सीखी। वो दुख से भरे हुए थे लेकिन फिर भी बहुत जेंटल थे। उन्होंने मेरे दिल को राहत दी। उसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है। सिचुएशन थोड़ी अनफॉर्चुनेट थी। मैंने उन दोनों को एक दूसरे को इनकरेज करते हुए देखा। उस रात मैंने कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करी और रात में जब स्नो गिर रही थी मैंने उनके जागने से पहले रास्ता भी क्लियर कर दिया। उन्होंने सोचा कि ये काम फेरी का है और एक दिन एक लड़की वापस आई। वो दोनों लव में थे। इंस्टेंटली उन दोनों का फेस खुशी से भर गया। वो दोनों कुछ सरकमस्टेंसेस की वजह से एक दूसरे से अलग हो गए थे। उस लड़की का नाम सैफ़ी था। वो दूसरी कंट्री से थी। वो लैंग्वेज नहीं बोल सकती थी।
फेलिक्स उसे इवनिंग में लैंग्वेज सिखाता था और वो भी जो चीज़ें उसे यहाँ रहने के लिए ज़रूरी हैं वो भी। मैंने भी वो लेसन वॉल के उस पार से लिए और उन्हें उस लड़की से भी जल्दी मास्टर कर लिया। और फिर मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया, मैं आखिर हूँ क्या? मैं हूँ क्या? ना ही मैं इंसान हूँ। जो गॉड्स ने इंसानों को बनाया, सो मुझे किसने बनाया है? सभी मुझे तुम्हारी पॉकेट याद आई जिसमें तुम्हारी जर्नल थी। मैंने उस रात उस जर्नल को पढ़ा और मुझे पता चला कि तुमने मुझे कैसे बनाया। और उसके बाद मैंने तुम्हारा नाम जाना, विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन। तुमने मुझे क्यों बनाया? मैं इतना अगली और अलोन हूँ। हाँ, मैं अकेला था, मुझे एक फैमिली चाहिए थी। मैं उनसे प्यार करता था लेकिन वो मेरी एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं जानते थे। उनके पास जाने से पहले मुझे कोई स्ट्रेटजी चाहिए थी। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं उनका घर तब एंटर करूँगा जब वो अकेले होंगे। जिसके बाद वो उस घर में एंटर कर जाता है। वो ओल्ड मैन पूछता है कि तुम कौन हो? सो हमारा मॉन्स्टर कहता है, मैं एक ट्रैवलर हूँ, मुझे बस कुछ रेस्ट चाहिए था। वो ओल्ड मैन बोलते हैं, अंदर आ जाओ फिर। पर मैं अंधा हूँ, मेरे चिल्ड्रन बाहर गए हुए हैं ताकि वो कुछ खाना प्रोड्यूस कर सकें। मैं बस चाहता हूँ कि आप मुझे अलाउ करें यहाँ पे रहने के लिए। सो ट्रैवलर, तुम यहाँ कहाँ से आए हो? जिसके बाद उनके बीच बातें होती हैं, लेकिन तभी उनके तीनों चिल्ड्रंस आ जाते हैं और वो लड़का उस विक्टर के क्रिएशन को मार के भगा देता है। वो रात को रोने लगता है और तभी उसने सोच लिया था कि वो ह्यूमैनिटी को सफ़र कराएगा जैसा ह्यूमैनिटी ने उसे सफ़र कराया है। वो बोलता है कि तुमने अपने गांव का नाम मेंशन किया था अपने जर्नल में। मैं वहाँ पे गया और मैंने तुम्हारे भाई को देखा। मैंने वेट किया कि कब वो लड़का अकेला हो और मैं उसे मार दूँ। मैंने उसे मारने के बाद उसके गले से लॉकेट ले लिया और उस लॉकेट को पास की एक खाट में एक लड़की सो रही थी उसके पास डाल दिया। कोइंसिडेंटली जो लड़की सो रही थी वो तुम्हारी मेड थी। जिसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। मैं अकेला था और मैं एक मर्डरर बन गया। ह्यूमैनिटी मेरे लिए कुछ नहीं है, बस एनिमी। लेकिन तुम अकेले हो जो मुझे बचा सकता है। विक्टर पूछता है कि तुम मुझसे क्या कराना चाहते हो? वो मॉन्स्टर कहता है, मैं चाहता हूँ तुम मेरे जैसा ही एक और बनाओ, एक ऐसा जो मुझे डिनाई ना कर सके। विक्टर कहता है, क्या? वापस कहना। वो मॉन्स्टर कहता है कि मैं कह रहा हूँ कि तुम एक वुमन बनाओ, सेम वे जैसा तुमने मुझे बनाया था। मैं अकेला हूँ और मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मेरे अकेलेपन को दूर कर सके। गॉड ने एडम और ईव बनाया था जो उनकी ड्यूटी थी। अब तुम्हारी ड्यूटी है कि एक और बनाओ। मेरा कंपेनियन स्पीसीज का होना चाहिए। विक्टर कहता है, मैं मना करता हूँ। विक्टर कहता है कि जो भी चीज़ मैंने बनाई थी वो अगली लम्प के अलावा कुछ भी नहीं थी। वो मॉन्स्टर बोलता है, क्रिएटर, शायद मैं अगली लम्प ऑफ फ्लीस हो सकता हूँ, लेकिन ये मत भूलना कि मैं वो लम्प ऑफ फ्लीस हूँ जिसके पास इंटेलिजेंस है। मुझे अबेंडन कर दो और मैं तुम्हारे डिस्ट्रक्शन का काम कर दूँगा। आई विल कॉज फियर। अब ये तुम पर है, मेरी विश पूरी कर दो। मैं उस वुमन को साउथ अमेरिका ले जाऊँगा और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ह्यूमैनिटी के सामने आगे कभी नहीं आऊँगा। सो क्या ये हम दोनों के लिए बेनिफिशियल नहीं है? तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं उस पर ट्रस्ट करूं जिसने मेरे भाई को और जस्टिन को मौत दी। जिसके बाद उन दोनों में बहस होती है और वो उसे धमकी देता है कि अगर तुमने वो वुमन नहीं बनाई तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दूंगा, और वहाँ से चला जाता है। विक्टर वहीं बैठकर सोच रहा था, तभी वो घर आ जाता है। उसके पापा पूछते हैं, विक्टर तुम कहाँ पे थे? वो पूछता है कि एलिजाबेथ कहाँ पे है?
उसके पापा कहते हैं वो अभी बस सो ही गई है। जस्टिन की डेथ से वो थोड़ी शॉक हो गई थी। जिसके बाद वो एलिज़ाबेथ के पास जाता है और बोलता है, मेरी एलिज़ाबेथ, मुझे माफ़ कर दो। जिसके बाद वो सोचता है सबसे पहले तो मुझे एक लेबोरेटरी चाहिए होगी। ये मैटर नहीं करता कि हमारे पास कितने भी रूम हैं, बट ये इम्पॉसिबल होगा कि मेरे फैमिली मेम्बर और यहाँ से जो काम करते हैं उन्हें नोटिस ना कराते हुए एक्सपेरिमेंट करना। और अगला इशू है कि मटेरियल कैसे कलेक्ट करूँगा। जब मैं जर्मनी में था मैं इतना एम्बिशियस था कि मैं ग्रेव से मरी हुई बॉडी उठा लेता था, बट अब मैं जब उसके बारे में सोचता हूँ मैं अपने आप को मैड समझता हूँ। मैं वैसा फिर नहीं करना चाहता, पर वो मॉन्स्टर। जिसके बाद विक्टर के फादर उधर आते हैं। वो पूछते हैं कि जब तुम जर्मनी में थे तब तुम फ्रीक्वेंटली लेटर भेजते थे स्टार्टिंग में, बट थोड़े टाइम बाद तुमने हमसे कट ऑफ कर लिया और फिर एक लेटर भेजा जिसमें तुमने किसी एक्सपेरिमेंट की बात की थी। वो क्या था विक्टर, मुझे बताओ। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो विक्टर? विक्टर कहता है, नहीं, मैं क्या छुपाऊंगा, मेरे पास छुपाने के लिए कुछ है ही नहीं। विक्टर, मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने तुम पर शक किया, लेकिन जब तुम्हारी मदर मर रही थी वह चाहती थी कि तुम और एलिज़ाबेथ साथ में शादी कर लो। यही मेरी भी इच्छा है। मैं बस तुम दोनों को एक साथ खुश देखना चाहता हूँ। हॉनेस्ट रहना विक्टर, तुम शायद उसे अपनी सिस्टर की तरह देखते हो और तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है उसे वाइफ बनाने की। शायद तुम किसी और से मिले और उससे लव कर बैठे हो। जिसके बाद उनके बीच बातें होती हैं और विक्टर पूछता है, क्या मैं फिर से अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए लंदन जा सकता हूँ फादर? जिसके बाद उसके फादर उसे अलाउ कर देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हेनरी भी तुम्हारे साथ आएगा। जिसके बाद हेनरी और विक्टर दोनों साथ में चल देते हैं लंदन के लिए। और यहीं पे हमारा पार्ट 3 ख़त्म होता है। मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर मेरे आसपास कुछ साउंड आ रहे हो तो एक्चुअली मेरा कोई सेपरेट रूम नहीं है और मैं फैमिली से कट ऑफ भी नहीं कर सकता हूँ। वैसे मैं सोच रहा हूँ अब फ्रैंकेनस्टाइन से थोड़ा ब्रेक लिया जाए और मैं जुंजी तो की कोई और मांगा को एक्सप्लेन कर दूँगा। ये मैं शायद तक नेक्स्ट मंथ 10 तारीख से फिर से डालना शुरू कर दूँ और अगला जो पार्ट आएगा वो लास्ट होगा। बाय, फिर मिलते हैं।